मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन कवर कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो लास्ट वन हमारा जो प्रोसेस है, यानी कि एक्सक्रीशन। तो आज हम लोग एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। एक्सक्रीशन से पहले जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था हमने, उसके पहले रेस्पिरेशन पढ़ा था, फिर उसके पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन किस लिए ज़रूरी है? ताकि बॉडी को जो न्यूट्रिएंट है वो मिल सके, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट बॉडी को मिल सके, इसलिए न्यूट्रिशन ज़रूरी था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन। दैट पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट हमने बॉडी को दिया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट दिया था, प्रोटीन दिया था, फैट दिया था, तो इन पर्टिकुलर जो हमारे फूड के आइटम्स थे या पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट थे, इन न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी रिलीज करानी होती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी इन द बॉडी। किसी भी एक्टिविटी को बॉडी में कराने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी सेल जो होते हैं वो अपने अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करा के, ब्रेकडाउन करा के और उससे एनर्जी रिलीज कराते हैं और अपना काम करते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था। अब जैसे उसके बाद तुमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें तुम न्यूट्रिएंट लेते हो, जो भी न्यूट्रिएंट तुम एब्जॉर्ब करते हो बॉडी के अंदर, वो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन भी करना था। मतलब बॉडी के अंदर हर एक बॉडी के पार्ट को, से मान लो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का कहाँ पे हुआ था? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हुआ था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली हुआ था। और प्रोटीन का कुछ प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन था वो स्टमक के अंदर हुआ था। फिर तुमने पढ़ा था वहां पे कि जो मटेरियल्स या जितने भी न्यूट्रिएंट थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के हर एक पार्ट में होता था। किससे? ब्लड से और लिम्फ से। फिर तुमने जब ये सारी चीजें पढ़ ली, तो अब तुम्हें ये पढ़ना है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे बॉडी के अंदर, जो भी लाइफ प्रोसेस होगा या उसके अलावा कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस होगा। जैसे वेस्टेज क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन से वेस्टेजेस हो सकते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं? वेस्टेजेस पहले ये कवर कर लें कि कौन कौन से वेस्टेजेस हो सकते हैं। उसमें वेस्ट देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले मान लो अमोनिया। क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनिया। ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है जो प्रोड्यूस होता है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के टाइम पे बॉडी के अंदर। उसके बाद अमोनिया, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। किसी किसी एनिमल में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, किसी किसी एनिमल के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, किसी किसी एनिमल के अंदर वहाँ पे तुम देखोगे यूरिया प्रोड्यूस होता है, किसी किसी एनिमल के अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है। फिर देखोगे किसी किसी एनिमल के अंदर वहाँ पे ये यूरिक एसिड, यूरिया प्रोड्यूस हुआ। अभी सोडियम आयन हो गया, देखो ये आयन है जरूरी, सोडियम आयंस हो गया, ये आयन है जरूरी। पोटेशियम आयन ये भी जरूरी है, क्लोरीन आयन ये भी जरूरी है। तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस जरूरी हैं, लेकिन जब इनका अमाउंट बॉडी के अंदर एक्सेस होता है, ब्लड के अंदर ज्यादा होता है, तो फिर ये वेस्ट की तरह काम, मतलब बॉडी में टॉक्सिसिटी को टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये जो आयंस है, ये आयंस बैलेंस अमाउंट में बॉडी के अंदर होना चाहिए। अमोनिया भी जरूरी है बॉडी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, यूरिक एसिड भी रोल प्ले करेगा, यूरिया भी रोल प्ले करेगा। तो ये सब एक स्मॉल अमाउंट में बॉडी को जरूरी है, लेकिन जब स्मॉल अमाउंट से ज्यादा होते हैं, जब ये एक्सेस होते हैं, तो ये बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वेस्टेज है, इन वेस्टेज का बॉडी से रिमूवल बहुत जरूरी है। अभी ध्यान से समझो इसके बाद। तो ये वेस्टेज होगा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। अब इन वेस्टेज का बॉडी के बाहर, बॉडी से रिमूव करना वेस्टेज का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, तुमने ये पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो रेस्पायरेशन में या मोस्ट प्रोबेबली अगर कहें ब्रीदिंग में, कहाँ पे? ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में ये क्या हो चुका था? रिमूव हो चुका था। तो इसकी हम बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। मोस्टली हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? अमोनिया की, यूरिक एसिड की और यूरिया की। ये तीनों जो है, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, इन तीनों को हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें
जो इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से इनको नाइट्रोजन वेस्ट कहते हैं, इनके रिमूवल की बात करेंगे। उसके साथ साथ सोडियम का रिमूवल, पोटेशियम का रिमूवल, क्लोरीन का रिमूवल, इन सारे आयंस के रिमूवल की बात करेंगे। तो इन सारे चीजों के रिमूवल की जब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, तो वहां पे इस चैप्टर को हम टर्म देते हैं एक्सक्रीशन। इस चैप्टर को क्या टर्म देते हैं हम? एक्सक्रीशन। ठीक है, बात समझ में आई? अभी यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव का जो करने का प्रोसेस उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आप हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है। देखो, टॉपिक बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन दो ऐसे लाइव प्रोसेसेस के टॉपिक हैं जहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का क्वेश्चन पेपर सेट करने के टाइम पे। डेफिनेशन, excretion it is the process of removal of wastage from the body वेस्टेज के शेष के साथ अगर हम यहाँ पे लिखें मेटाबॉलिक वेस्टेज, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। ये जो मेटाबॉलिक वेस्टेजेज होते हैं जो बॉडी के अंदर, उनके रिमूवल का प्रोसेस है क्या? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल में किन किन चीजों का रिमूवल है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजिनस वेस्टेज में क्या होगा? NH3 यानी कि अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्टेज का रिमूवल है, इसी नाइट्रोजनस वेस्टेज या जो कुछ और एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ आयंस लाइक सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन, इन सारे आयंस का भी रिमूवल किस कैटेगरी में आता है? एक्सक्रीशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है? एक्सक्रीशन की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये तो रहा एक्सक्रीशन का डेफिनेशन। अभी समझो, जैसे हमको बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करना है अमोनिया का रिमूवल, यूरिक एसिड का रिमूवल, यूरिया का रिमूवल। देखो, एक चीज समझो, जो मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल की बॉडी में, वो एनिमल की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनिया। मतलब कि अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या होगा? अमोनिया। अब एक बार ये अमोनिया बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो गया तो इसको बॉडी से निकालने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? या तो ये NH3 के फॉर्म में ही रिमूव हो जाए, या तो किस फॉर्म में रिमूव हो जाए? NH3 प्रोड्यूस हुआ, NH3 के फॉर्म में रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है इस NH3 को हम कन्वर्ट कर दें यूरिया में। इस NH3 को किस में कन्वर्ट कर दें? यूरिया में। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि NH3 प्रोड्यूस हुआ, यही NH3 रिमूव हो गया NH3 के फॉर्म में। कुछ ऑर्गेनिज्म में NH3 प्रोड्यूस हुआ लेकिन NH3 कन्वर्ट हो गया किसमें? यूरिया के फॉर्म में, और फिर ये बॉडी से रिमूव हुआ। तीसरा जो तरीका है ये यूरिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाए? यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए और फिर बॉडी से रिमूव। बात समझ में आई? देखो, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में रिमूव क्या होता है, मतलब वेस्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो किस फॉर्म में होता है? NH3 के फॉर्म में। मतलब सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? NH3 है। मोस्ट कॉमन
फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कौन सा होता है? NH3। मतलब मोस्टली क्या प्रोड्यूस होता है? NH3। लेकिन इसका जो रिमूवल है वो किस फॉर्म में हो सकता है? NH3 के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो सकता है? यूरिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो सकता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में। क्लियर है बात? प्रोड्यूस ये हुआ, इस फॉर्म में रिमूव हो जाए, इस फॉर्म में रिमूव हो जाए, इस फॉर्म में रिमूव हो जाए, लेकिन रिमूव हो क्या रहा है? NH3 भी रिमूव हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों है? प्रोड्यूस NH3 हो रहा था तो सिर्फ NH3 को ही हम रिमूव कर देते, हम उसका कन्वर्जन किसी किसी एनिमल के अंदर उसका कन्वर्जन क्यों हो रहा है? ये बात समझने की बहुत यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। देखो टॉक्सिसिटी देखते हैं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब कि सबसे ज्यादा पॉइजनस या सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करने वाला इन तीनों में से कौन सा फॉर्म है? तो टॉक्सिसिटी के बेस पे देखोगे तो अमोनिया NH3 मोस्ट टॉक्सिक है, फिर यूरिया उससे कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मतलब कि अगर ब्लड में मान लो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ब्लड में अगर ये 10 ग्राम है, ठीक है, तो ये अगर ये 1 ग्राम है तो ये ज्यादा टॉक्सिक होगा। अगर ब्लड में 1 ग्राम यूरिया है तो ये इससे कम जहरीला होगा, कम पॉइजनस होगा। और ये अगर है 1 ग्राम तो वो सबसे कम पॉइजनस होगा। मतलब सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट किसका है? NH3 का। उससे कम किसका है? यूरिया का। उससे कम किसका है? यूरिक एसिड का। बात समझ में आ गई? वाटर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल, देखो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उन नाइट्रोजनस वेस्ट को जब रिमूव करना होता है बॉडी से तो उसके लिए वाटर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? वाटर की। तो देखो अब एक चीज समझो, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में फर्श है, ठीक है, अब उस फर्श को हमको साफ करना है। तो उस फर्श को जब साफ करना है तो वहां पे अगर कुछ बहुत गंदा सा चीज उस पे गिरा हो, ठीक है, जिसको साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता हो, तो उसको जब साफ करोगे, जैसे मान लो क्या हुआ कि वहां पे मान लो वहां पे कोई कलर गिर गया, ठीक है, उसको साफ करने में ज्यादा वाटर लगेगा। वहां पे मान लो वहां पे पाउडर गिर गया, उसको साफ करने में थोड़ा कम वाटर लगेगा। वहां पे मान लो सैंड गिर गया तो उसको साफ करने में वाटर ही नहीं लगेगा, हम जनरली ब्रूमिंग करके उसको साफ कर लेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेगा उसके रिमूवल में, उसके रिमूवल में वाटर का खर्च उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वाटर का खर्च किसके रिमूवल में होता है? अमोनिया के। उससे कम किसके रिमूवल में होता है? यूरिया के। उससे कम किसके रिमूवल में होता है? यूरिक एसिड के। किसके रिमूवल में? यूरिक एसिड के। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, समझो ध्यान से। NH3 मोस्ट टॉक्सिक, यूरिया उससे कम टॉक्सिक, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक। NH3 ज्यादा टॉक्सिक तो ज्यादा वाटर का खर्च, यूरिया कम टॉक्सिक तो कम वाटर का खर्च, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक तो सबसे कम वाटर का खर्च। बात समझ में आ गई? अब देखो अगर ये इतनी बात तुम्हें समझ में आती है तो ये समझने में बहुत आसानी होगी। भाई एक बात समझो, अगर हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ और हमारी बॉडी, वैसे मान लो अमोनिया को रिमूव करने के लिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अमोनिया को रिमूव करने के लिए मान लो 50 ml वाटर की जरूरत है, ठीक है। यूरिया को रिमूव करने के लिए 40 ml वाटर की जरूरत है और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 30 ml वाटर की जरूरत है, मान लो, ठीक है। ये एक अजम्पशन है, ये ट्रू डेटा नहीं है। अब मान लो मेरी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ यूरिया, क्या प्रोड्यूस हुआ? मेरी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ अमोनिया। सबकी बॉडी में होता है। मैंने कहा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जब होगा तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट क्या प्रोड्यूस होगा? NH3। NH3 प्रोड्यूस हुआ, मेरे पास वाटर का अमाउंट था 40 ml। क्या था? 40 ml। तो क्या मैं उस अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में रिमूव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए कितने ml वाटर की जरूरत है? 50 ml। लेकिन मेरे पास है कितना? 40 ml। तो मैं उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन स्पेस यानी कि अमोनिया को या तो कन्वर्ट कर दूं यूरिया में,
तो उसको हम रिमूव कर दूं, मैं रिमूव कर दूं बॉडी से क्योंकि 40 ml चाहिए और 40 ml है, या फिर उसको कन्वर्ट कर दूं यूरिक एसिड में क्योंकि 30 ml वाटर चाहिए और मेरे पास कितना वाटर है 40 ml है, तो ये दोनों फॉर्म में मैं उसको रिमूव करूंगा। अगर 50 ml है तो इस फॉर्म में रिलीज हो सकता है। अगर मान लो मेरे पास 30 ml ही हुआ तो ना वो इस फॉर्म में रिमूव होगा ना इस फॉर्म में रिमूव होगा, किस फॉर्म में रिमूव होगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो देखो जिसके पास जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है उसी के अकॉर्डिंग वो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव होता है। बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है तो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, कम वाटर प्रेजेंट है तो यूरिया के फॉर्म में रिमूव होगा, और बहुत कम वाटर प्रेजेंट है तो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव होगा। क्लियर है, बात समझ में आई तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे इस पे कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव होता है उसके बेसिस पे एक्सक्रीशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहां पे दो तीन बातें तुम्हें अपने दिमाग में बना के रखनी है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जब भी होता है बॉडी के अंदर तो सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एनिमल्स में जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट देखते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया। लेकिन वो यूरिया वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी से रिमूव होता है। अब वो उसके बेसिस पे एक्सक्रीशन का टाइप हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सक्रीशन के टाइप हैं। देखो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, ध्यान से देखो। तीन टाइप होते हैं एक्सक्रीशन के, तीन टाइप, कौन कौन से। NH3 अगर रिमूव हुआ तो उस पर्टिकुलर एक्सक्रीशन को हम कहेंगे अमोनोटेलिज्म। क्या कहेंगे उसको, अमोनोटेलिज्म। ठीक है, और अगर यूरिया रिलीज हुआ तो उसको कहेंगे यूरियोटेलिज्म। क्या कहेंगे उसको, यूरियोटेलिज्म। और अगर यूरिक एसिड रिलीज हुआ, यूरिक एसिड, तो उसको हम कहेंगे यूरिकोटेलिज्म। उसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म। तो यहाँ पे तुम देखो मैंने जो बातें तुम्हें यहाँ पे बताई हैं उन बातों को ध्यान से समझो। अगर बॉडी से बाहर NH3 के फॉर्म में रिलीज होता है तो उस पर्टिकुलर एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अगर जो अमोनिया है वो बॉडी के अंदर पहले यूरिया में कन्वर्ट होता है और फिर यूरिया बॉडी से बाहर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म। और अगर जो अमोनिया है वो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहां से यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो ध्यान से। क्लियर है, तो एक एक लाइन का इनका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे, हमें पता रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो पहला डेफिनेशन है अमोनोटेलिज्म। The process of removal or excretion, the process of removal or excretion of ammonia, डायरेक्ट अमोनिया का जो रिमूवल है या उसका एक्सक्रीशन है इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म, उसको हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। क्लियर है,
उसको हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। अब जो भी एनिमल अमोनोटेलिज्म करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक और एनिमल, उनको हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। द एनिमल which perform अमोनोटेलिज्म are known as अमोनोटेलिक एनिमल, उनको हम अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। क्लियर? अगर अमोनिया बॉडी से बाहर निकल रहा है, बॉडी से अमोनिया रिमूव करा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहेंगे, अमोनोटेलिज्म। और इस अमोनोटेलिज्म करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स में मोस्टली ये होता है। देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहने वाले हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली फ्रेश वाटर, उन एनिमल्स के अंदर जो फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन होता है वो कौन सा होता है, अमोनोटेलिक। जैसे समझना है यहाँ पे ध्यान से, दोनों ये क्या मैंने इस एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है, ध्यान से जब समझोगे तो देखोगे कि जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। पानी दो तरह का होता है, अगर जैसे हैबिटाट के फॉर्म में वाटर को देखोगे तो दो तरह का तुम्हें मिलेगा, एक मिलेगा मैरीन वाटर और दूसरा मिलेगा फ्रेश वाटर। दूसरा क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर। जैसे जो सॉल्टी वाटर होता है, जैसे जो सॉल्टी वाटर यानी कि जो समुद्र के अंदर पानी होता है वो सॉल्टी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैरीन वाटर। क्या कहते हैं उसको, मैरीन वाटर। लेकिन जैसे मान लो कुछ रिवर्स के अंदर, कुछ लेक्स के अंदर, जहां पे हमको फ्रेश वाटर यानी कि विदाउट सॉल्ट से, जहां पे सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा ना हो, सॉल्ट ना हो, ऐसा वाटर जिसको हम पी सकते हैं, उस वाटर को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। समुद्र के पानी जिसमें सॉल्ट ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैरीन वाटर। तो यहां पे ध्यान से समझो, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं और मोस्टली कैसे वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर में है तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या कर सकते पाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक करेंगे, और जब वाटर रिमूव करेंगे तो उसके साथ अमोनिया भी क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। लेकिन जो मेरीन वाटर वाले होंगे, वो मेरीन वाटर वाले ज्यादा से ज्यादा वाटर वो इंटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे अगर ज्यादा से ज्यादा वाटर लेंगे तो साल्ट का अमाउंट ज्यादा है, वो भी बॉडी के अंदर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए अमोनोटेलिज्म में हमने क्या लिखा, एक्वेटिक एनिमल, मोस्टली क्या, फ्रेश वाटर। क्लियर है? अमोनोटेलिज्म समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूरियोटेलिज्म। नेक्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पे, यूरियोटेलिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूरियोटेलिज्म। देखो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से जब पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे वहाँ पे कवर भी होंगे। अगर किसी क्वेश्चन बैंक को अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सॉल्व ही होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं यूरियोटेलिज्म। नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूरियोटेलिज्म। ध्यान से समझो। The process of excreting यूरिया, और ये यूरिया बना कैसे है, अमोनिया को कन्वर्ट करके। किसको? अमोनिया को हमने किस में कन्वर्ट किया है, यूरिया में। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया फ्रॉम द body is known as
एज यूरियोटेलिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। द एनिमल्स परफॉर्मिंग यूरियोटेलिज्म are known as यूरियोटेलिक एनिमल्स। उनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया हुआ अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो इसलिए लेस टॉक्सिक फॉर्म यानी कि यूरिया में उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया। इसलिए इस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म। और ऐसा यूरियोटेलिज्म करने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल। उनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, कौन कौन से एनिमल्स के अंदर ये होता है। देखो जनरली तुमने पढ़ा होगा, कॉर्डेटा में एक ग्रुप पढ़ा होगा मैमालिया। क्या पढ़ा है, मैमालिया में जैसे मान लो ह्यूमंस भी आते हैं, काऊ भी आती है, बफेलो भी आती है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जैसे कि मैमेलिया हो गया, इन मैमेलियंस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है। मैमेलिया के साथ इसमें मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पे पहले वाले में कि फ्रेश वाटर उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो मैरीन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन वाटर्स में, मैरीन वाटर छोड़ मैरीन एनिमल्स लिख लो, जो मैरीन में रहने वाले यानी समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स है, उनके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। लेकिन कभी अगर वो क्वेश्चन पूछ लें कि मैरीन में रहने वाले एनिमल्स के अंदर कौन सा एक्सक्रीशन होता है, तो तुम्हें तो यही रहेगा कि भाई बहुत ढेर सारा वाटर है, बहुत वाटर है, लेकिन वो वाटर किसी काम का नहीं है। तो वाटर जब किसी काम का नहीं है तो इसलिए वो क्या रिमूव करते हैं, यूरिया रिमूव करते हैं। तो इसलिए ये याद रखना। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इसको नोट करो। फिर हम लोग लास्ट वाला जो इसका टॉपिक है यूरियोटेलिज्म, उसको डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूरियोटेलिज्म क्या होता है। चलो देखो यूरियोटेलिज्म, देखो यहाँ पे वो एनिमल्स जिनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, वो नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में। द एनिमल्स, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ uric acid from the body रिमूवल ऑफ की जगह एक्सक्रीटिंग लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। देखो उस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहते हैं, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिज्म कहते हैं, जिसमें
जो अमोनिया होता है वो अमोनिया यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर और फिर वहां से बॉडी से रिमूव होता है। देखो प्रोड्यूस क्या हुआ, अमोनिया, प्रोड्यूस क्या हुआ, अमोनिया, और फिर ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड के फॉर्म में, और फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो बॉडी से क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो इसलिए इस एक्सक्रीशन को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिन कहते हैं। इस एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिन। द ऑर्गेनिज्म या द एनिमल्स performing यूरिकोटेलिन are known as यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, उनको हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से एनिमल। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, यहाँ पे क्या पॉइंट मैं लिखना यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो ये यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक एसिड जो इस पर्टिकुलर यूरिकोटेलिन में रिमूव हो रहा है, ये यूरिक एसिड पैलेट के फॉर्म में रिमूव होता है। किसके फॉर्म में रिमूव होता है, पैलेट। पैलेट का मतलब होता है बड़े बड़े दाने। पैलेट का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े दाने। सिंपल सा मतलब समझना, जैसे तुमने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है, कोई भी चिड़िया, बर्ड, पेड़ के नीचे खड़े हैं, बहुत देर तक बात कर रहे हैं दोस्तों से, और पता चला कि दोस्त ने बताया कि आपके कंधे पे व्हाइट कलर का पता नहीं क्या गिरा हुआ है। तो जो वो व्हाइट कलर का जो वो तुम्हें वो बर्ड पर्टिकुलर वर्ड डोनेट करता है, जो तुम्हें देता है, वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड। और वो यूरिक एसिड किस फॉर्म में है, पैलेट के फॉर्म में। पैलेट का मतलब कि वो थोड़े थोड़े दाने के फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे वाटर बहुत कम रिमूव होता है। देखो वाटर बहुत ज्यादा रिमूव होगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, लेकिन जब वाटर बहुत कम रिमूव होगा तो वो सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड के फॉर्म में रिमूव होगा। तो इसलिए यूरिक एसिड में को रिमूवल में बहुत कम वाटर खर्च हो, इसलिए उसको किस फॉर्म में रिमूव करते हैं, पैलेट के फॉर्म में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल में बर्ड्स हो जाएंगे, बर्ड्स पहली बात। दूसरा रेप्टाइल्स हो जाएंगे, रेप्टाइल्स जो क्रॉलिंग करते हुए चलते हैं, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। तो ये जो एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं, ये जो एनिमल्स तुम्हारे सामने हैं, ये क्या रिमूव करते हैं, यूरिक एसिड। किसके फॉर्म में, पैलेट के फॉर्म में। इसलिए इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। नोट करो, फिर हम लोग आगे ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नोट करो पहले इसको। चलो, तो ये हमारे सामने रहा 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, और वो बेस किस पे था कि किस फॉर्म में जो हमारा अमोनिया जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा था, वो किस फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो रहा था, उसी के टाइप पे हम ये डिसाइड किए थे कि कौन कौन सा, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने टाइप डिसाइड किया था एक्सक्रीशन का, कि कौन कौन से टाइप का एक्सक्रीशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखो, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्रीशन। एक तरफ एक कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एनिमल्स, कि किस तरह के एनिमल्स की बात कर रहे हैं, पहला। और दूसरे तरफ जो करेंगे वो बनाएंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से यहां पे। जैसे तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा पोरीफेरा, पोरीफेरा पढ़ा था जब तुमने डायवर्सिटी पढ़ा था 9th क्लास में,
तो वहां पे तुमको पढ़ाया गया था एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में पॉरीफेरा पढ़ाया गया था, पॉरीफेरा के साथ सिलेंट्रेट पढ़ाया गया था, सिलेंट्राटा पढ़ाया गया था, ठीक है, सिलेंट्रेटा पढ़ाया गया था। इसमें ये दोनों के दोनों, जैसे पॉरीफेरा जो है इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलेंट्रेट के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपलर होता है। तो इन दोनों के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है बॉडी सरफेस। वो क्या होता है? बॉडी सरफेस होता है। वो क्या होता है? बॉडी सरफेस। यानी कि जो एक्सक्रीशन का काम, उसके लिए कोई स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर उनके बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है। बॉडी के सरफेस से ही वो वाटर के थ्रू क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट लेते हैं, और बॉडी के सरफेस से ही, उस पे बॉडी के सरफेस पे पोर प्रेजेंट होता है, उस पोर के थ्रू ही वो क्या करते हैं? बॉडी से जो एक्सक्रीटरी जो वेस्टेज है उनको सेक्रेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के केस में क्या होगा? ये होगा, ठीक है। दूसरा जो हमको देखना है वो देखना है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ा था कि नहीं? प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन याद कुछ नहीं है। जो ये प्लेटीहेल्मिन्थस है, ये प्लेटीहेल्मिन्थस तुमने पढ़ा होगा, वहां पे प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा होगा, एक ग्रुप पढ़ा होगा प्लेटीहेल्मिन्थस। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ नाम से याद रखो कि अगर प्लेटीहेल्मिन्थस में कभी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पूछ ले तो हमको नाम याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थस है, इनमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते थे जिनके थ्रू वो एक्सक्रीशन का काम करते थे। उन सेल्स को हम कहते थे फ्लेम सेल। क्या कहते थे? फ्लेम सेल। या फिर उन्हीं को हम कहते थे प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या कहते हैं बेटा उसको? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्लियर है? तो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स यहाँ पे देखो, पहले दो ग्रुप में कोई स्पेशल वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? एक्सक्रीशन। लेकिन जो अब जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के, बड़े ऑर्गेनिज्म के तरफ बढ़ेंगे, एनिमल्स की तरफ, तो तुम्हें दिखेगा कि पहले कुछ सेल्स प्रेजेंट थे जो एक्सक्रीशन का काम करते थे। उन सेल्स को क्या कहते थे? फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। उसके बाद तीसरा ग्रुप यहाँ पे देखो, उसके बाद तीसरे ग्रुप में यहाँ पे आता है प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद यहाँ पे आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म, और अर्थवर्म किस ग्रुप का है? एनालिडा ग्रुप का। किस ग्रुप का है? एनालिडा। एनालिडा तुमने पढ़ा होगा। तो एनालिडा में जो जैसे कि उसका एक एग्जांपल अर्थवर्म है, वहां पे जो एक्सक्रीशन का काम किस ऑर्गन से होता था, किस स्ट्रक्चर से होता था? तो वहां एक्सक्रीशन का काम होता था नेफ्रीडिया से। किससे होता था? नेफ्रीडिया। ये स्पेशल स्ट्रक्चर हुआ करता था नेफ्रीडिया, स्पेशल स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया। इसी नेफ्रीडिया से वहां पे एक्सक्रीशन का काम होता है किसके अंदर? अर्थवर्म के अंदर। तो नाम याद रखो, यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो नाम याद रखो। अर्थवर्म के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी है, ऐसे ही अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? नेफ्रीडिया। प्लेटीहेल्मिन्थस यानी प्लेनेरिया जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है? फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। तीसरा जो ग्रुप हमको यहाँ पे देखना है वो देखना है चौथा ग्रुप। यहां पे जो चौथा ग्रुप, देखो ध्यान से पहले समझो, जैसे ये जितने भी स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर तुम जब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे उसमें, जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी काम करता है, किडनी एक्सक्रीशन काम करता है, ऐसे ही प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर कौन काम करता है? फ्लेम सेल। अर्थवर्म के अंदर कौन काम करता है? नेफ्रीडिया। अब जो अगला ग्रुप है वो अगला ग्रुप है इंसेक्ट। अगला ग्रुप क्या है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट किस ग्रुप में आते थे? इंसेक्ट आते थे तुम्हारे आर्थ्रोपोडा में। किस में आते थे? आर्थ्रोपोडा में। किसमें आते थे? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था जिसको हम कहते हैं मालपिगियन बॉडी। क्या कहते हैं उसको? मालपिगियन बॉडी। नाम याद रखना उसका, क्या नाम है? मालपिगियन बॉडी। इसी मालपिगियन बॉडी, जैसे हमारे अंदर किडनी होता है ऐसे और इंसेक्ट्स के अंदर मालपिगियन बॉडी होता है, जिससे वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। पांचवा जो ग्रुप है वो है जैसे मलुस्का हो गया। क्या हो गया? मलुस्का। बात समझ में आ गई? तो मलुस्का ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे उसमें घोघा हो जाता है जो हम आजकल देखते हैं, क्रस्टेशियस ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड होता है। क्या होता है बेटा? ग्रीन ग्लैंड, या इसी ग्लैंड को कहते हैं, या ग्रीन ग्लैंड नाम याद रखो, या ग्रीन ग्लैंड ही नाम याद रखो।
मलुस्का के अंदर ग्रीन ग्लैंड होता है जिससे वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। लास्ट एक लिख देता हूं यहाँ पे, मैमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, मैमल्स के अंदर किडनी होता है, मैमल्स के अंदर क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है। एक और लिख देता हूं, किसी किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर गिल्स भी जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में किडनी होता है, ठीक है। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बड़े एनिमल्स हैं, उसमें किडनी काम करता है। उसमें जैसे मान लो तुम्हारे बर्ड्स भी आ जाएंगे, उसमें रेप्टाइल भी आ जाएंगे, उसमें किडनी काम करता है। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स भी काम करता है एक्सक्रीशन की तरह। मलुस्का के अंदर ग्रीन ग्लैंड, इंसेक्ट यानी अर्थोपोडा के अंदर मालपिगियन बॉडी, अर्थवार्म एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल, और जो पोरिफेरा सिलेंट्रेट है उनके अंदर बॉडी सरफेस से क्या होता है, वहां पे एक्सक्रीशन होता है। नोट करो इसको, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।